हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम जी प्लस। तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है ये किस पर्पज़ से बनाए जा रहे हैं? ये एन सी आर टी के पर्पज़ से बनाए जा रहे हैं। पूरे लेक्चर्स किस पर्पज़ से बनाए जा रहे हैं? एन सी आर टी के पर्पज़ से। ठीक है, तो आज हमारा पहला चैप्टर है एन सी आर टी का, चैप्टर नंबर 8। और इसमें हम डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस तरीके से आपका चैप्टर होगा। मैं एन सी आर टी खोल के बैठा हूँ, आप लोग भी अपनी एन सी आर टी खोल के बैठिए। ठीक है, तो सेल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग जो है एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू सब पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट लेक्चर मेरा ये देख रहा है तो उससे मैं ये एक मिनट ये कट कैसे गया ये। तो जो भी ये लेक्चर फर्स्ट देख रहा है तो उससे गुजारिश है कि वो जो एक चैनल और है हमारा एम जी प्लस, उसके ऊपर जाके मोहित प्रोडक्ट प्लस पे जाके इसके डिटेल वीडियोस जो हम रेगुलर डालेंगे अब से उस पर जाके देखें पहले वो, फिर एनसीईआरटी के ऊपर आइए। ये क्या एनसीईआरटी जो चीज़ है ना, ये हम लोग लास्ट में पढ़ाते हैं और ये साथ साथ भी चलती है। जैसे अभी आज वहाँ पर भी लेक्चर आएगा, उसके साथ साथ आपको ये रन लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी वहाँ पर भी लेक्चर आता रहता है। उसके साथ एक एनिमल टिश्यू भी चल रहा है, उसकी भी एनसीईआरटी हम लोग लाते रहेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको यहाँ से देखनी है और लेक्चर आपको वहाँ से देखना है। क्लियर? चलो, सेल की बेसिक बात करते हैं। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सीधा स्लाइड पे पढ़ाता हूँ, बस स्लाइड पे फिर आपको समझ में इजीली आ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है ना, और स्लाइड के बाद फिर हम एनसीईआरटी को वापस एक बार पढ़ लेंगे। चलो, सबसे पहले देखो, सेल के अंदर जो चीज, मेन चीज क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग की बात चलती है। किस चीज की बात चलती है? लिविंग और नॉन लिविंग की। लिविंग चीजें क्या होती है? देखो, नॉन लिविंग, लिविंग का मतलब है सजीव और नॉन लिविंग का मतलब है निर्जीव। ठीक, तो सजीवों के जो लक्षण है आज तक हमने पढ़े 8, 9, 10, 11 में अब आ गए हम लोग। तो 8, 9, 10 तक जो भी बेसिक में हमने पढ़ा है उसके अंदर क्या बताते हैं कि श्वसन, उत्सर्जन, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। जितने भी लिविंग होंगे ना, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, ठीक है, हमारा ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, ये सब क्या कौन करेगा? हमारे लिविंग पार्ट करेंगे, नॉन लिविंग नहीं करेंगे। बट आपने जब एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ये पढ़ा होगा कि जो ग्रोथ है वो लिविंग भी करते हैं, नॉन लिविंग भी करते हैं। जैसे इंटेंसिक ग्रोथ, इंटेंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंटेंसिक ग्रोथ एक वर्ड आया है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है इंटेंसिक ग्रोथ। इंटेंसिक ग्रोथ, इस इंटेंसिक का मतलब क्या है कि अंदर से ग्रोथ करना है। सेल जो है डिवाइड होके और ज्यादा बनेंगी सेल्स, उसके और बड़े टिश्यूज बनेंगे मसल्स में, और अंदर से ग्रो कर रहा है ना, पूरी तरीके से ग्रो कर रहा है। जबकि होती है एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ क्या है? एक्सटेंसिव ग्रोथ क्या होती है? जैसे आउटर ग्रोथ होती है, जैसे इस पेन के ऊपर धूल लग गई, एक टेबल की सरफेस पे धूल लग गई, ठीक है, जैसे आपने धूल हटाई ये ग्रोथ कम हो गई, कुछ इंचेस तो बढ़ा ना। जैसे माउंटेन के ऊपर आपने देखा होगा कि स्नो आ जाती है, ठीक है, बर्फ की स्नो आ जाती है ना, ठीक है, सैंड्यून्स बन जाते हैं, सैंड्यून्स देखे होंगे बालू रेत के। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? चीज एक तरीके से एक्सटर्नल ग्रोथ है। और इंटेंसिव ग्रोथ क्या होती है? अंदर से सेल जुड़ती है और अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर की तरफ से ग्रोथ हो रही है। जैसे हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है, मैं इतना सा, आप धीरे धीरे इतने हो गए फैल के, है ना, ठीक है, पहले पतले थे फिर मोटे हो गए, हाइट छोटी थी, बच्चा इतना सा होता है पैदा हुए, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है 5-6 फीट का। तो वो सब कुछ क्या है? इंटेंसिव ग्रोथ है। और एक्सटर्नल ग्रोथ क्या है? जैसे आपने सरफेस के ऊपर से ग्रोथ हो रही है। तो आप किसी से भी ये कह सकते हो कि देखो, लिविंग भी ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग भी क्या करते हैं? आपके ग्रो करते हैं। समझ में आ गई बात? ग्रो दोनों करते हैं। इसका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ओनली जो है, रिप्रोडक्शन जो ओनली लिविंग का ही है, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने जैसे सेम ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म भी जो है दो तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, कुछ चीजों को मिलकर जोड़ना या बड़े से अणु को तोड़ना छोटे छोटे भागों में। ठीक है, ये है मेटाबॉलिज्म। ये भी क्या एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि सीधी सी बात है कि अगर आपको मैंने टच किया तो आपको महसूस हो रहा है, ये सब चीजें क्या हो रही है? महसूस हो रही है। ये कॉन्शियसनेस है। ठीक है ना, जैसे आप गर्म कढ़ाई के पास जाके हाथ लगाते हो, एकदम आपका हाथ कभी गर्म तवे से या कढ़ाई से टच हुआ है क्या? तो आपको एकदम महसूस है, झटके जैसा, मतलब गर्म सा महसूस होता है। ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस है। ये क्या लिविंग शो करते हैं, ये सब कुछ चीजें लिविंग शो कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ग्रोथ है जो क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शो करते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ग्रोथ। चलो, अब यहाँ पर एक बेसिक चीज लिखी हुई है मैंने, सेल। देखो, इस चीज को समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका, सेल्स का ग्रुप जो होता है, सेल्स आपके एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है बच्चों? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यानी साधारण, यूनिट यानी इकाई, ऑफ लाइफ यानी आपकी जो जिंदगी है पूरी, उसकी छोटी सी इकाई है सेल।
और सबसे छोटी इकाई है। देखो सेल, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो क्या होता है कि सेल्स का ग्रुप होता है। कौन सी सेल्स का ग्रुप होगा? तो याद रखना सिमिलर सेल्स का ग्रुप होगा, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, फंक्शन सिमिलर हो और ओरिजिन सिमिलर हो। ठीक है ना? ऐसी कुछ सेल्स लेनी है जिनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन। ओरिजिन के बारे में बताऊंगा मैं क्या होता है ओरिजिन। ठीक है, अभी आपका एक एनिमल टिश्यू का चैप्टर चल रहा है, वहां पे स्टार्ट होगा आज नाइट के अंदर उसकी क्लास आएगी, तो उसके अंदर आपको ओरिजिन के बारे में पता चलेगा कि ओरिजिन होता क्या है। और एक शॉर्ट्स वीडियो में उसके लिए शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, जिससे पता चल जाएगा ओरिजिन होता क्या है। 3 लेयर्स होती है, एक्टो, मीजो और एंडो। चलो उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं कि एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है जो फंक्शन में सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है और ओरिजिन में सिमिलर होता है, तीनों में सिमिलर होता है। अब आपको एक बात बता दूं, कई ऐसे ग्रुप्स है, जैसे कई टिश्यूज है जिनके अंदर स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता है। क्या नहीं होता? स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता और उनके फंक्शन भी सिमिलर नहीं होता, बट हर एक टिश्यू का ओरिजिन सिमिलर होगा, उनकी सेल्स का ओरिजिन सिमिलर होगा। समझ में आई बात? जैसे कि एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर जैसे कुछ सेल्स है, उनकी शेप अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है सेल्स का, बट तभी वो टिश्यू है। एक टिश्यू ऐसा इसके अंदर जो सेल्स है उनका फंक्शन अलग है, तब भी वो टिश्यू है, बट कभी भी ओरिजिन चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चों? ओरिजिन चेंज नहीं होगा, ओरिजिन हमेशा सेम रहेगा। तो 3 चीजें मैंने बताई टिश्यू के अंदर क्या होता है, ग्रुप्स के जो सेल्स होती है टिश्यू की, उसमें 3 चीजें कॉमन होती है। क्या? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? टिश्यू बनाने में। ठीक है, ये हमेशा सेम होगा हर सेल का। अगर हर सेल एक्टो है तो एक्टोडर्मल ही रहेगा हर सेल का, उस टिश्यू का मीजोडर्मल है तो मीजोडर्मल रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यूज, सॉरी ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब जैसे आपका एक लीवर एक ऑर्गन है। ठीक है, ये ऑर्गन किससे? हिपेटिक सेल्स से मिलता है। ठीक है, हिपेटिक सेल्स मिलकर उसमें क्या बनाती है? टिश्यू। और टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं? उस पूरे लीवर को बना रहे हैं, यानी ये पूरा जो आपका ऑर्गन यानी अंग, हिंदी में कहते हैं अंग, और टिश्यू को कहते हैं उत्तक, और सेल को कहते हैं कोशिका। तो ऑर्गन जो है ये पूरा ऑर्गन बना रही है। ठीक है, जैसे ये ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज क्या बना रहे हैं? पूरा एक ऑर्गन बना रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्गन के बाद क्या होता है? ऑर्गन्स का ग्रुप। जो ऑर्गन्स का ग्रुप है ना आपका, ये क्या बना रहा है? सिस्टम ऑर्गन बना रहा है बच्चों, सिस्टम ऑर्गन। सिस्टम ऑर्गन क्या होता है? जैसे एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, ये आपका एक सिस्टम ऑर्गन है। जैसे इसके अंदर कौन कौन से आपके आ गए? जैसे लीवर आ गया, पेनक्रियाज आ गया, ये सब क्या ऑर्गन्स है, ये सब क्या है? ऑर्गन्स है। ठीक है, ये ऑर्गन्स किससे मिलकर बने? टिश्यू से मिलकर बने। और टिश्यू किससे मिलकर बने आपके? मैंने बताया जैसे सेल्स से मिलकर बने। ठीक है, आ गया समझ में आपको? तो ये क्या? डाइजेस्ट सिस्टम बना दिया, रेस्पिरेशन बना दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया। ठीक है, और भी कई सारे सिस्टम है। ठीक है, नर्वस सिस्टम बना दिया, आपकी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र बना दिया, उत्सर्जन तंत्र बना दिया, ऐसे बहुत सारे तंत्र बना देते हैं। और ये तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? देखो ये तंत्र जितने भी होंगे ना आपके, यानी कि सिस्टम ऑर्गन्स होंगे, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? होल बॉडी बना देते हैं, यानी आपका मानव शरीर बना देते हैं, ह्यूमन बॉडी बना देते हैं। क्लियर बच्चों? आपकी बॉडी कहाँ से मिली है? स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सेल्स से। सेल्स का ग्रुप टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन, ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप क्या कहलाएगा? पूरी बॉडी। ठीक है ना? तो यार सबसे बेसिक यूनिट क्या हुई? आपकी सेल। तो इस लाइन को आपने एकदम बेसिक तरीके से समझा कि क्या लिखा हुआ है? सेल का मतलब क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? अभी मैं एक आपसे बात बताता हूँ, जैसे एनिमल वर्ल्ड है, पूरा का पूरा जो एनिमल वर्ल्ड है वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर समझ लो। जैसे कि अगर एक सिंगल चीज है, इससे सारा काम हो रहा है, इससे मेरा सारा काम हो रहा है, यानी कि ये चीज मेरे लिए लिखने में भी हेल्प कर रही है, ये मेरे खेलने में भी हेल्प कर रही है, इसे मैं फेंक के वापस मंगवा सकता हूँ, ये कुछ डैमेज नहीं हो रहा, एकदम मतलब सारा काम यही कर रही है मेरे लिए। ये एक पेन सारा काम कर रही है, मल्टीपल सारे काम कर रही है, और इसके लिए एक्स्ट्रा पेन की आवश्यकता नहीं है मुझे। तो ये यूनिसेलुलर, यूनी यानी। ठीक है, अब मल्टी यानी बहुत सारी चीजों की जरूरत, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है ना, उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, श्वसन का अलग होता है, डाइजेशन का अलग होता है। ठीक है, आपके तंत्रिका तंत्र का अलग हो गया, नर्वस सिस्टम का। तो ये सब अलग अलग काम, अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए। जैसे अपने इंडिया के अंदर भी हम बात करते हैं ना, क्योंकि अपने पास सड़क के लिए अलग डिपार्टमेंट है ना? ठीक है, परिवहन मार्ग कहते हैं इसको, परिवहन। ठीक है, डिपार्टमेंट अलग कह दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बसों के लिए रोडवे डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारे गृह मंत्रालय अलग है, स्वास्थ्य मंत्रालय अलग है ना, हेल्थ मिनिस्ट्रेशन अलग है, सब कुछ अलग अलग है। क्यों? इतना बड़ा देश है भारत, एक बहुत बड़ा देश है, इसके अंदर बहुत सारे वर्क है भाई। हेल्थ को भी संभालना है, शिक्षा एजुकेशन को भी संभालना है, परिवहन को भी संभालना है, मतलब ट्रांसपोर्ट को भी संभालना है। ठीक है, और भी कई सारे काम है। ठीक है, देश विदेश को भी संभालना है, उसके साथ साथ कई गतिविधियां संभाल, तो उनके लिए अलग अलग मंत्रालय, उन मंत्रालय के अंदर अलग अलग मंत्री काम कर रहे हैं, उसके नीचे छोटे मंत्री काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगह से अलग अलग चीजें आती है। छोटी चीज क्या होती है? सरपंच, सरपंच के बाद एमएलए, एमएलए के बाद अलग अलग मुख्यमंत्री स्टेट के, फिर स्टेट के बाद सेंटर के, और सेंटर के बाद अपना
राष्ट्रपति और मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है, यूनियन वाइज बना हुआ है। तो क्या है, हमारा बॉडी में भी बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे डाइजेशन का अलग वर्क है, रेस्पिरेशन का अलग वर्क है, ठीक है, सबका अलग अलग वर्क है। और इन सब वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और ये अलग अलग सेल्स की जब रिक्वायरमेंट होगी तो इसके लिए क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये अलग अलग सेल्स क्या करेगी, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन कहलाएगी। इसलिए हम जो है ह्यूमंस जो है, एनिमल जो है मल्टी सेल्यूलर कहलाते हैं। यानी हमारे पास अलग अलग टाइप की सेल पाई जाती है। जैसे नर्व सेल की आपने शेप स्ट्रक्चर देखा होगा, अलग ही है, लंबी सी होती है, पतली सी पूंछ जैसी होती है। आरबीसी का स्ट्रक्चर अलग है, उसका रंग रूप ही अलग है, ठीक है, उसका वर्क अलग है। डब्ल्यूबीसी का वर्क अलग है, सबका क्या वर्क अलग अलग है, सब कुछ काम अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएगा, मल्टी सेलुलर। और सिंगल सेलुलर जैसे कि अमीबा, अमीबा आपने नाम सुना है, जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कुछ भी शेप का स्ट्रक्चर हो सकता है अमीबा का। और ये अमीबा के अंदर सिंगल सेल होती है, ये खाने का काम करती है। ये अगर विखंडित हो जाती है यानी टूट जाती है तो ये क्या होती है, रिप्रोडक्शन हो गया और ग्रोथ भी हो गई, ठीक है। इसका मैं बताता हूँ रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्यों काम है, नहीं ये वर्ड आगे बताता हूँ इस चीज को। तो सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसके अंदर एक ही सेल होगी और वही सारे काम कर रही होगी, ठीक है। एक ही बंदा, जैसे आईफोन के अंदर एक सिम लगती है सारे काम करती है ना, वैसे वो वाला काम है, ठीक है। समझ गए बात को, चलो बढ़िया। तो इसमें क्या हो गया, यूनिसेलुलर हो जिसके अंदर एक ही सेल हो और वो सारे काम कर रही है, ठीक है। जैसे मोनेरा आपने नाम सुना होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ भी एग्जांपल है, मोनेरा मैंने लिखा है। तो मोनेरा सिंगल सेल होता है और सिंगल सेल में क्या है, ग्रोथ भी कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है और रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है, रिप्रोडक्शन। मतलब जो सिंगल सेल एनिमल जितने भी है ना, अगर वो अपने अंदर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ का अर्थ क्या हो गया, अगर वो एक से दो हो जाते हैं, एक से दो का मतलब सिंगल सेल है, अपने अंदर जो है डिवीजन किया और डिवीजन करके दो बन गई। जैसे एक सिंगल सेल में यहाँ स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे ये सिंगल सेल थी, इसका जो है डिवीजन हो गए, दो बन गई। तो ये क्या कहलाएगा, ये ग्रोथ भी कहलाएगा, यानी एक से दो गए, ग्रोथ हो गई। और ये रिप्रोडक्शन भी कराएगी, क्योंकि अपने जैसी डॉटर सेल भी बना ली इसने, ठीक है। तो क्या हो गया, ये रिप्रोडक्शन भी हो गया और ग्रोथ भी होगा। बट ये ओनली फॉर किस में अवेलेबिलिटी है, ये अवेलेबल किस में, सिर्फ सिंगल सेल एनिमल में। यानी कि मोनेरा हो गया, अमीबा में, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें सिंगल सेल जो आप आंखों से नहीं देख सकते वो एनिमल्स, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर है, अपन जैसे ह्यूमंस हो गए, ठीक है, अब मैं गाय हो गई, ये सब क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्रोथ अलग होती है और क्या होता है आपका जो है रिप्रोडक्शन अलग होता है। चलो, अपने ही समान अलग जीव को पैदा करना, ये रिप्रोडक्शन होता है। ग्रोथ क्या होता है, बढ़ाना। बट सिंगल सेल के अंदर तो क्या है, एक ही सेल है बेचारी, तो सब तो कर नहीं सकती, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक में दे दिया हमने। इसके बाद हमने बात करी इसके अंदर कि व्हाट इज सेल। तो सेल की व्हाट इज सेल के अंदर देखो एक चीज लिखी हुई आपके कि एक तो इंडिपेंडेंट, हाँ ठीक है, चलो मैं इस एनसीईआरटी को साथ में लेके चलता हूँ आपके, ठीक है। तो इसने एक लाइन लिखी है, मुझे इस पूरे पैराग्राफ में से जो छांट के मैंने लाइन निकाली वो है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल सॉरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सीधी सी बात है, जो सेल है, तो आप बताओ, जैसे मैंने ना कोई इमारत खड़ी करी, तो इमारतों के अंदर ईंटें लगाई, जैसे जैसे मैं ईंटें जोड़ता जाऊंगा वैसे वैसे एक शेप बनती जाएगी, ठीक है। मैं ऐसे सीधी एक दीवार खड़ी करी, इधर से कर दी, इधर से कर दी, इधर से कर दी, ऊपर से छत डाल दी, तो ये क्या है, स्क्वायर शेप के अंदर, एक कॉलम शेप के, क्यूब शेप के अंदर जो है हमने ना एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसी को मैं अगर पिरामिड की तरह बनाता, पिरामिड की तरह जमाता, तो क्या होता, पिरामिड का स्ट्रक्चर बन जाता। इसी प्रकार जैसे हमारी बॉडी में सेल जमी हुई है और हमारा एक स्ट्रक्चर बना रही है, जैसे गर्दन हो गई, यहाँ पे हमारे जो है शोल्डर हो गई, हमारा स्टोमक हो गया, या हमारे लेग्स हो गए, तो एक शेप बन रही है पूरी की पूरी। क्या बन रही है बच्चों, एक शेप बन रही है। तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर बना रही है हमारी बॉडी का, क्या बना रहा है, सेल स्ट्रक्चर बना रहा है और फंक्शन कर रहा है। सीधी सी बात है भाई, फंक्शन क्या कर रहा है, जितने भी सेल्स है, मैंने कहा टिश्यू बनाती है, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है, तो एक फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि भाई एक पूरा सेल का ग्रुप है वो क्या है, टिश्यू बना रहा है, और टिश्यूज का ग्रुप एक ऑर्गन बना रहा है। ऑर्गन एक फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑर्गन, जैसे मैं एक लीवर की बात करता हूँ, लीवर एक ऑर्गन है, वो क्या कर रहा है, हेपेटिक सेल्स उसका क्या बना रही है, बाइल बना रही है, ठीक है। तो ये क्या एक फंक्शन तो हुआ, एक वर्क तो हुआ इनका पर्सनल, ठीक है। इसके बाद ये पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, तो ये पूरा ऑर्गन सिस्टम क्या कर रहा है, ये पूरा ऑर्गन सिस्टम क्या कर रहा है, खाने का पाचन और अवशोषण कर रहा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वर्क तो कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, फंक्शन भी कर रहा है और स्ट्रक्चर भी बना रहा है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो सारे लिविंग यानी सारे सजीवों के अंदर सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन यूनिट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले कोशिका किसने खोजी, तो एक छोटी सी स्टोरी सुनो, चलो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आए थे रॉबर्ट हुक जी, ठीक है, मैं पेन रख देता हूँ साइड में, आप सुनते हैं स्टोरी, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक नाम का एक व्यक्ति था। चलो स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी के अंदर क्या सीन था भाई साहब, एक मिनट,
तो स्टोरी के अंदर क्या सीन था देखो, स्टोरी सीधी सी थी कि एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा शौकीन आदमी था, ठीक है, दारू वगैरह का, माना। तो वो एक रॉबर्ट हुक नाम का इंसान था, ठीक है। और वो रॉबर्ट हुक गए तो कहीं पे बार वगैरह में देखे, बार वगैरह में पुराने ज़माने में बार हुआ करते थे अमीर आदमियों के लिए। तो बार में जाके भाई साहब ने बोतल ली। पहले के टाइम में स्टील टीन का ढक्कन नहीं आता था, जैसे आजकल बियर्स वगैरह में टीन का ढक्कन आता है, वैसे नहीं आता था। लकड़ी का कॉर्क आता था। लकड़ी का कॉर्क क्या था, लकड़ी का ऐसे गोल शेप का काटा हुआ ढक्कन होता था इतना बड़ा, उसे उस बोतल के ऊपर फिट करते थे और थोड़ा लिक्विड उससे ऐड होता था, लकड़ी फूल जाती थी, तो वो ढक्कन लीक नहीं होता था। फिर उसको ओपनर से खोल देते थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब उन्होंने क्या किया, ऐसे ही बस वो पीने के लिए खोली बोतल, उन्होंने ढक्कन का कुछ तो करेंगे, ले जाते इसको घर ले जाके उसको देखा, उसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिख रहे थे, मकड़ी के जाले के समान स्ट्रक्चर, मधुमक्खी की छत्ते के समान स्क्वायर शेप की स्ट्रक्चर दिख रहे थे। उन्होंने इसको सेल नाम दे दिया। लैटिन भाषा में शेल का अर्थ क्या होता है पता है, खाली कक्ष। उनको ऐसा ही दिखा, इतना ही, उनका इतनी बढ़िया माइक्रोस्कोप थी, खास माइक्रोस्कोप नहीं थी, तो उन्होंने एक सेल नाम का चीज ऐसे ही खोल दिया, ठीक है। वो पहली बात आपको पता है पेड़ की थी, तो प्लांट सेल हुई। पेड़ की लकड़ी थी ना, तो पहली बात तो हुई प्लांट सेल। दूसरी बात क्या हुई कि वो पेड़ कट चुका है। जब वो कट चुका है तो वो जिंदा तो नहीं, वो डेड सेल है। तो डेड सेल की और प्लांट सेल की सबसे पहले खोज किसने करी, हमारे रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। बात में किस में करी, कॉर्क में करी, ठीक है। कब करी, 1665 में करी। ये डिटेल आपको थोड़ी सी मेंशन करनी थी, मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं करी, तो आप लिख लो 1665 में रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल खोजी, वो भी डेड खोजी, वो भी मृत खोजी, ठीक है ना। क्या करा, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी, वो भी मृत खोजी, और कौन सी खोजी, पादप कोशिका, ठीक है। दोनों इंग्लिश दोनों बता दिया, ठीक है। चलो उसके बाद स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद है एंटी वॉन लुवेनोव। चलो इनकी स्टोरी कुछ नहीं, इनको सीधा सीधा याद रखना है, एनसीईआरटी में सीधी लाइन दी हुई है, एंटी वॉन लुवेनोव सी एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल, लाइव सेल, लाइव यानी लिविंग सेल, जीवित कोशिका खोज किसने करी, हमारे एंटी वॉन लुवेनोव। स्पेलिंग देख लेना एक मिनट को, ठीक है, सही है। तो क्या है, उन्होंने क्या देखी, जिंदी कोशिका, लिविंग सेल, लाइव सेल, और डिस्क्राइब करा किसको, लाइव सेल को, ठीक है ना। इसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, न्यूक्लियस का जो है खोज करी, न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज करी, डिस्क्राइब किया गया नाभिक। उसके बाद आती है आपका नेक्स्ट आता है पैराग्राफ में आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है, देखो सेल थ्योरी बता देते हैं। सेल थ्योरी में कहते हैं 1838, ठीक है, 1838, ये आपका पैराग्राफ नंबर 8.2 है, ठीक है ना। व्हाट इज सेल के बाद आता है। तो मैथिलियस स्लाइडन, इन्होंने क्या किया, जर्मन बॉटनिस्ट थे, क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट यानी जर्मन के पादप विशेषज्ञ। बॉटनिस्ट का मतलब होता है पादप विशेषज्ञ, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, सीधी सीधी लाइन मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी थोड़ा घुमा घुमा के लिख रही है। तो प्लांट में इन्होंने क्या देखा कि प्लांट पे देखा, खोज की, प्लांट में क्या देखा कि सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलकर प्लांट बनता है। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर प्लांट बनता है, ये हमने पहले बात करी थी, ठीक है। उन्होंने बीच के ऑर्गन सब खा लिए, उनको इतना ही पता था, उन्होंने इतना ही रिसर्च करी कि सेल्स से क्या बना टिश्यू, टिश्यू से क्या बना प्लांट, क्लियर। इसके बाद एक ही साल बाद 1839 में 1839 में थियोडोर स्वान आए थे। वो स्लाइडेन था, ये स्वान थे, ठीक है ना। अब स्वान जो थे ब्रिटिशियस क्या थे, जूलॉजिस्ट, वो थे बॉटनिस्ट, ये थे जूलॉजिस्ट। याद रखना आपको, स्लाइडेन मिथेलियस स्लाइडेन जो थे वो थे बॉटनिस्ट, और थियोडोर स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट यानी जंतु विशेषज्ञ, जंतुओं के बारे में यानी एनिमल्स के बारे में अच्छे खासे जो नॉलेज रखते हैं उनको कहते हैं, ठीक है ना। जिसने स्टडी किसमें करी, एनिमल्स में। चलो, एनिमल सेल हैव ए थिन लेयर, पहली चीज तो इन्होंने बताई कि एनिमल सेल हैव थिन लेयर, पतली सी लेयर पाई जाती है। इसे हमने क्या बोला, आज की भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि जूलॉजी है, देखो वर्ड समझो, जूलॉजी पे स्टडी करी, एनिमल पे स्टडी करी, तो एनिमल के बाद जो लेयर पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को सेल मेम्ब्रेन। और यही प्लांट में आ जाती है आउटर मोस्ट लेयर, तो क्या कहोगे, सेल वॉल। अभी देखना उसका भी आएगा आगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला, प्लांट सेल यूनिक फीचर, प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। अभी इसने यार देखो कंफ्यूजन क्रिएट किया कि नहीं किया। देखो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है आपका, सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल का क्या कहलाता है, सेल वॉल। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसने क्या बोला कि एनिमल सेल हैव ए थिन लेयर, पतली सी परत पाई जाती है, उस परत को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल यूनिक फीचर, अब ये एनिमल सेल का तो इसने बताया क्या था, थिन लेयर, और प्लांट सेल का इसने क्या बताया है, सेल वॉल। क्या बताया, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल दोनों में क्या पाई जाती है, सेल। इसने तीसरी चीज क्या बताया इंपॉर्टेंट, कि प्लांट और एनिमल में सेल पाई जाती है। देखो सेल थ्योरी से एक क्वेश्चन पक्का आता है, कॉमन क्वेश्चन इससे आ सकता है
क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इससे उठते हैं, तो बता देता हूँ। तो आपको स्लाइडेन, तो क्या याद रखना है, सेल और टिश्यू के बारे में बताया, और टिश्यू से क्या बनते हैं, प्लांट। स्वान ने क्या बताया, ये जूलॉजिस्ट है, इन्होंने बताया कि एनिमल के बाहर एक थिन लेयर पाई जाती है, उस थिन लेयर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये अपन कहते हैं अभी के टाइम में, उस टाइम नहीं कहते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी की भाषा में बता रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं अपन। और प्लांट के अंदर एक यूनिक फीचर है, उस यूनिक फीचर को क्या कहते हैं, सेल वॉल। ये उन्होंने जरूर बता दिया था कि सेल वॉल कहते हैं बाहर की लेयर को, ठीक है ना। तो प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं सेल वॉल, और एनिमल की क्या कहते हैं हम लोग, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लांट और एनिमल दोनों किससे मिलकर बने, सेल से। अब इन दोनों ने मिलकर दी सेल थ्योरी, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या मिलकर क्या दी, सेल थ्योरी। बट कुछ प्रॉब्लम्स रह गई, कमियां क्या रह गई, चलो कमियों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई काम करता है, पीछे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और वो कमी किसी ना किसी के दोस्त ने पूरी करी। इनका एक दोस्त आया, रूडोल्फ विर्चो। तो कमी क्या थी, देखो एक चीज सबसे बड़ी बात कि ये कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नई सेल कहां से आ रही है, ठीक है। तो सेल डिवीजन अपन जो बताता है कि भाई सेल, नई सेल कहां से आ रही है, अब तो अपन को पता है कि सेल क्या करती है, डिवीजन करती है नई कोशिका बनाने के लिए। तो क्या है, सेल डिवीजन ये समझा नहीं पाए, ठीक है, सीधी सी बात क्या है, सेल डिवीजन ये समझा नहीं पाए। तो नेवर एक्सप्लेन सेल डिवीजन, क्लियर, कमी ये पता चल गई आपको क्या है। फिर 1855 में रूडोल्फ विर्चो आए। तो रूडोल्फ विर्चो ने क्या बोला कि सेल ऑलवेज कॉमन फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल। सीधी सी बात बोली उन्होंने कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका बन रही है, यानी जो पहले कोशिका हुआ करती थी उन्हीं कोशिकाओं को कन्वर्ट करके नई कोशिका बनाए, उनको डिवाइड करके नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या लिखा, सेल ऑलवेज कॉमन कम्स फॉर प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके बाद इसी को अपनी भाषा में उन्होंने क्या बोला, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमिनस सॉरी ओमनिस पढ़ते इसको, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इन्होंने अपने लैंग्वेज में इस वर्ड को एक्सप्लेन किया कि क्या है कि पुरानी सेल से नई सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। अब टुडे सेल थ्योरी, टुडे यानी अभी के टाइम की सेल थ्योरी क्या कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोटेक्ट ऑफ द सेल, प्रोड्यूस ऑफ द सेल, प्रोड्यूस ऑफ दिस। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये पुरानी चीजें वही नई चीज बना रही है। बट एक्सेप्शन तो हमारी बायोलॉजी में आता है, केमिस्ट्री में भी तो आता है। आपके केमिस्ट्री में देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते कहता है एक्सेप्शन है, तो बनाना बॉन्ड क्या एक्सेप्शन है, कई जगह एक्सेप्शन आ जाता है। तो ये बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या कहता है, आरबीसी और वायरस। आरबीसी, जैसे आरबीसी जो सेल्स है ना, वो डेथ हो जाती है 120 दिन बाद, ठीक है ना, बट वो नई कोशिका नहीं बनाती, कहाँ बनती है, वापस बोन मैरो के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद वायरस जो चीज है, वायरस क्या है, आपकी बॉडी के अंदर है तो वो क्या है, लिविंग है, आपकी बॉडी से बाहर नॉन लिविंग है। तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते इसके अंदर, ठीक है। सेकंड क्या है, ऑल सेल्स एग्जिस्ट फॉर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पुरानी कोशिकाओं से बनती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी का एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया, जिसके अंदर मैंने पूरी तरीके से आपको एनसीईआरटी को जो है, ये 3 पैराग्राफ को मैंने पूरी तरीके से इसमें समझाया है, ठीक है। आप चाहे तो एक बार इसको रीड भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू इंडिपेंडेंस एक्सर्टिंग पावर, सीधी सी बात है कि यूनिसेलुलर खुद के ऊपर होता है भाई साहब, अकेला आदमी पहाड़ फोड़ रहा है, सीधी सी बात है। और यूनिसेलुलर क्या होता है, अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा चीज होता है। देखो कहते हैं ना कि स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टअप में क्या होता है, एक बंदा काम कर रहा होता है, ठीक है। और ये कोई बड़ा कैफे रेस्टोरेंट वगैरह होता है, कोई बड़ा बिजनेस होता है, उसमें कई जगह यूज कर रहे होते हैं, शेफ अलग होते हैं। जैसे रेस्टोरेंट की बात करो, एक चाय की टपरी पे क्या अंकल जी चाय बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वो यूनिसेलुलर है, अकेला आदमी बेचारा वही चाय बनाएगा, वही देगा, वही कैश करेगा, उसके पास ही पैसा रहेगा। बट अब यहाँ क्या होता है, बड़े बड़े कैफेज वगैरह में जाते हो तो बनाने वाला अलग है चाय, लाने वाला अलग है वेटर, सफाई करने वाला वेटर अलग है, ठीक है, उसके बाद मैनेजर अलग है, उसके बाद को फाउंडर अलग है, फाउंडर अलग है, सब कुछ अलग अलग होता है ना। तो वैसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हो गया कैफे, और सिंगल यूनिसेलुलर हो गया आपका सिंगल, यानी हिंदी में कहते हैं एकल कोशिका, सिंगल सेल का, और मल्टीपल सेल्स को कहते हैं बहुकोशिकीय, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसा ही वीडियो नेक्स्ट आता रहेगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, चैनल करना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।